हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथ्स के फिफ्थ चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो हम लोग आज के वीडियो में इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पे बेसिकली ट्रू और फॉल्स बताना है रीज़न के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रीज़न भी हमें बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मतलब अगर कोई एक पॉइंट है तो उससे बस एक ही लाइन जा सकती है। क्या यह बात सच है? नहीं। अगर सपोज करिए मेरे पास एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P से मैं हजारों लाइन बना पाऊंगा जो इस पॉइंट P से पास होंगी। ठीक है, देखिए दो लाइन तो मैंने अभी बना दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, लेकिन मैंने देखा दो या फिर दो से अधिक लाइन होंगी जो इस पॉइंट P से पास होंगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला वाला फॉल्स है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होगा? पहले वाले का रीज़न मैं लिख दे रहा हूँ क्यों फॉल्स है। बिकॉज देयर आर infinite number of lines, infinite number of lines which passes through a single point, which passes through a single point। एक पॉइंट से अनगिनत लाइंस हम लोग पास करा सकते हैं थ्रू द पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड है देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कह रहा है अगर आप दो पॉइंट लें तो इन दोनों पॉइंट से अनगिनत लाइंस पास करेंगी। क्या ये बात सही है? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। इन दोनों से जो लाइन पास होगी वो बस एक ही होगी ना। यही तो बस लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी, और कोई लाइन आप बनाएंगे तो इन दोनों पॉइंट से पास नहीं होगी। ठीक है, और कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो इस ए और बी से पास हो जाए इस लाइन को छोड़कर। ठीक है, और वैसे भी यूक्लिड्स का जो फर्स्ट एक्सियम है, फर्स्ट एक्सियम क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये रीज़न यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, बाई एक्सियम वन। ठीक है, बाई एक्सियम वन। आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 64 पे दिया होगा एक्सियम वन। एक्सियम वन में कहा गया था कि अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, there is a unique line that passes through it, there is a unique line passes through them। मतलब अगर आपके पास दो पॉइंट हैं जो कि अलग अलग हैं तो उन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी, ऐसा एक्सियम वन में कहा गया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे यूनिक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है एग्जियम में, तो यानी ये वाला फॉल्स होगा। ठीक है, रीज़न मैंने आपको दे दिया है, एग्जियम वन है। ठीक है, पेज नंबर 64 पे दिया होगा आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पार्ट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और ये यूक्लिड्स का सेकंड पोस्टुलेट भी है। ये कह रहा है कि मान लीजिए एक टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड मतलब लाइन जो है वो रुक गई है।
ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब ये लाइन रुकी हुई है, तो इसको आप बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइट टाइम्स आगे बढ़ा सकते हैं और दोनों ही साइड से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है और ये बात सही भी है, ये बात सही है, ट्रू है। ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन को आप आगे खींच सकते हैं। ये अगर लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, मतलब रुक गई है, तो इसे आप आगे खींच कर ले जा सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, दोनों ही साइड ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ये बात सही है। अब क्यों सही है? क्योंकि ये बात पोस्टुलेट सेकंड में भी लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाय सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट का स्टेटमेंट में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है टर्मिनेटेड लाइन, अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely, can be produced indefinitely, मतलब आप उसे खींचकर अनंत तक ले जा सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं उसे खींचकर। ठीक है, ऐसा सेकंड पोस्टुलेट में कहा था कि अगर कोई लाइन टर्मिनेटेड है तो उसे आप अनंत तक खींचकर ले जा सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो थर्ड वाला पॉइंट ही है जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, यानी ये सेकंड पोस्टुलेट ही है जो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए ट्रू होगा। ठीक है, अब आप ये 3 रीज़न नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है तो मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब फोर्थ देखिए, कह रहा है इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। ये तो ऑब्वियस सा है कि अगर 2 सर्कल आपस में इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये ट्रू है, आप खुद से भी सोच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। सपोज करिए ये एक सर्कल है, ठीक, और ये एक सर्कल है, ये 2 सर्कल हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक के ऊपर एक रख दूं तो क्लियरली इक्वल है, दोनों सर्कल आपस में इक्वल हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में दोनों के रेडियस भी इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, दिखा दे रहा हूँ मैं कैसे इक्वल होंगे। मान लीजिए ये सेंटर है O और रेडियस है आपका R। ठीक, तो एक बात बताइए, जब आप इस वाले सर्कल को इस पे लाएंगे तो इसका भी देखिए रेडियस आपको R ही दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं इस वाले सर्कल को इस पे लेके जा रहा हूँ तो देखिए इसका भी रेडियस मुझे R ही दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सेंटर तो बदल जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, लेकिन रेडियस तो उतना ही रहेगा। ठीक है, ये R ही रहेगा, ये आपने अभी देखा। क्यों देखा? क्योंकि ये इस पे आ रहा था तो रेडियस R ही दिख रहा था मुझे, है ना, इसीलिए मैं इसको वापस अपनी जगह पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चौथे वाले का रीज़न है, फोर्थ वाले का रीज़न है। ठीक है, अब पाँचवा वाला देख लेते हैं। पाँचवा वाला कह रहा है इन फिगर 5.9 ए बी इजल टू पी क्यू इजल टू एक्स वाई देन ए बी इजल टू एक्स वाई। कह रहा है अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है और ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है, तो कह रहा है ये लाइन और ये लाइन भी आपस में इक्वल होंगी। फिर से समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में ये और ये आपस में इक्वल है, ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है। फिर कहा है पी क्यू और एक्स वाई इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसके पीछे मैं रीज़न बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ही ईजी रीज़न है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो मैं इजगल टू एक्स वाई लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ लिखा नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया था बस उसी को लिखा है। ए बी इजगल टू पी क्यू है तो मैंने लिखा ए बी इजगल टू पी क्यू। फिर क्वेश्चन बोला था पी क्यू इजगल टू एक्स वाई है तो मैंने पी क्यू इजगल टू एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर मैं इस बीच वाली चीज़ को हटा दूँ तो आपको क्या दिख रहा है? ए बी इजगल टू एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अल्टीमेटली कि ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल है ना। ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में इक्वल का ही साइन तो लगा हुआ है, तो इक्वल ही होंगे ना। इक्वल होंगे तो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेशन फॉर
ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, वॉट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कह रहा है इन सारे पॉइंट्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबका हम लोग डेफिनेशन देंगे। पहला बोला है पैरेलल लाइन का डेफिनेशन दीजिए, ठीक है। तो मैं पैरेलल लाइन का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इसे समझाऊंगा, ओके। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन डिफाइन करेंगे, ठीक है। कह रहा है व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। मतलब ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट न करें, ठीक है, उन्हें हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे रेल की पटरियाँ, ठीक है, हमेशा चलती चली जाती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, ऐसी लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, सपोज करिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे, ठीक है। फिर अगला है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आप लोग जानते हैं, कोई दो पॉइंट लीजिए, उन्हें ज्वाइन कर दीजिए, तो उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो वही मैंने लिखा है, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उन्हें ज्वाइन कर दीजिए, उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उन्हें ज्वाइन कर दीजिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब मैं फोर्थ और फिफ्थ का डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल डिफाइन करेंगे, लेकिन रेडियस को डिफाइन करने से पहले हमें डायमीटर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायमीटर डिफाइन करेंगे कि डायमीटर सर्कल का क्या होता है। तो देखिए डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। यहाँ पे एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ढेर सारे कॉर्ड्स बनाए हैं, देखिए ये सारे क्या हैं, कॉर्ड्स हैं, ठीक है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है। तो देखिए ये जो लाइन है वो सर्कल को यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रही है, तो ये कॉर्ड कहलाएगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ढेर सारे कॉर्ड्स बनाए हैं, इनमें जो सबसे बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा कौन सा है, यही वाला है, यही डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। इसीलिए मैंने पहले डायमीटर डिफाइन किया, फिर मैंने रेडियस को डिफाइन किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अगर किसी और टर्म की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप उसे भी डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि डेफिनेशन में डायमीटर आता है, इसलिए मैंने पहले डायमीटर को डिफाइन किया है, ठीक है। अब देखिए हमें स्क्वायर डिफाइन करना है। स्क्वायर डिफाइन करने से पहले हमें क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके पास चार साइड हों, ठीक है। आप कोई सा भी ऐसा फिगर ड्रॉ कर दीजिए जिसमें चार साइड हों, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके पास चार साइड्स हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी, मतलब बस चार साइड होने चाहिए, ठीक है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी चार साइड है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पास भी चार साइड है। तो अगर चार साइड है तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम लोग स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। किसको डिफाइन करेंगे, स्क्वायर को। अब देखिए स्क्वायर का डेफिनेशन है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, तो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। लेकिन स्क्वायर की एक और खासियत होती है कि उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल लिखना जरूरी है क्योंकि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है जिसके सारे साइड इक्वल हैं, लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता है, वो रोम्बस होता है, ठीक है। लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है अगर डायगोनल इक्वल होंगे तभी वो स्क्वायर कहलाएगा, नहीं तो इक्वल साइड्स तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि स्क्वायर में ये लाइन इंक्लूड करनी पड़ेगी, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, है ना। तो पांचों डेफिनेशन हो गए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कंसिडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे दो पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, इन्हें पढ़ते हैं। कह रहा है पहला पॉस्टुलेट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब अगर आप कोई दो अलग अलग पॉइंट ले लें, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप कोई भी दो पॉइंट ले लें तो उसके बीच में एक और पॉइंट मिलेगा सी। तो ये तो सही बात है भाई, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा पॉस्टुलेट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन
ऐसे 3 पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे जो एक ही लाइन पर नहीं होंगे। ये भी बात सही है। तो कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, मतलब इन दोनों पोस्टुलेट में कोई ऐसा टर्म है जो कि अनडिफाइंड है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। पहली बात, हमें पॉइंट्स को नहीं डिफाइन किया गया है इस वाले पोस्टुलेट में कि पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। हमें लाइन के बारे में नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यस देयर आर सेवरल टर्म्स विच आर अनडिफाइंड, है ना। तो पहले वाले पार्ट का आंसर होगा यस, ठीक है। पहला पार्ट मतलब कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, मतलब क्या यहाँ पे ऐसे कोई टर्म्स हैं जो कि अनडिफाइंड हैं? बिल्कुल हैं। यहाँ पे पॉइंट के बारे में डेफिनेशन नहीं दी गई है इस वाले क्वेश्चन में। आपको पता है पॉइंट का डेफिनेशन, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं बताया ना कि पॉइंट क्या होता है। इस क्वेश्चन में लाइन नहीं बताया क्या होता है लाइन, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स हैं जो कि अनडिफाइंड हैं, तो मैंने लिखा है यस। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये जो पोस्टुलेट हैं वो कंसिस्टेंट हैं? तो बिल्कुल कंसिस्टेंट मतलब सही है कि नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आप कोई 2 पॉइंट ले लें तो उसके बीच में एक और पॉइंट मिलेगा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब आपको 3 ऐसे पॉइंट जरूर मिलेंगे जो कि एक ही लाइन में नहीं होंगे, ठीक है। मैं तीनों को ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ। पहला कह रहा है कि अगर आप 2 पॉइंट ले लें, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सी तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, तो पहला सही है, पहला जो है वो सही है। दूसरे पर जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि आप ऐसे 3 पॉइंट जरूर ले लेंगे जो एक ही लाइन पे नहीं होंगे। तो मान लीजिए ये एक लाइन है, इन पे 2 पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट को मैंने ए नाम रखा, इस पॉइंट को बी नाम रखा, तो एक पॉइंट मैं ऊपर ले लूँ, तो अब ये जो 3 पॉइंट्स मिले हैं मुझे, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे रहा हूँ, ये तीनों एक ही लाइन पे थोड़ी ना है। तो आप ऐसे 3 पॉइंट जरूर ढूंढ लेंगे जो एक ही लाइन पे नहीं होंगे, ठीक है। आप कोई सा भी एक लाइन बना लीजिए, ये एक लाइन है, इस पर 2 पॉइंट है ए और बी, तो आप सी नीचे ले लीजिए, आपको 3 पॉइंट मिल गए जो एक ही लाइन पर नहीं है, ठीक है। कह रहा है आपको ऐसे 3 पॉइंट जरूर मिलेंगे जो एक ही लाइन पे नहीं होंगे, तो दूसरा वाला भी पोस्टुलेट सही है। तो मैं कह सकता हूँ दूसरे वाले का आंसर होगा यस दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आगे कहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन में कहा है कि क्या ऐसा कोई यूक्लिड का पोस्टुलेट है जो कि यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो होता है? तो ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं है, यूक्लिड्स ने ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। यूक्लिड ने ऐसा कोई 2 पोस्टुलेट नहीं दिया था, ठीक है। उन्होंने हालांकि एक एक्सियम दिया था जो कि पहला एक्सियम है, कि एक्सियम था पहला एक्सियम कि ओनली वन लाइन passes through two distinct points, ठीक है। तो इस एक्सियम के मदद से इन दोनों एक्सियम को समझाया जा सकता है, ठीक है। इस एक्सियम की मदद से इन दोनों एक्सियम को समझाया जा सकता है, ओके। लेकिन क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था कि क्या ऐसा कोई पोस्टुलेट है जो यूक्लिड ने दिया था और वो पोस्टुलेट इन दोनों को फॉलो करता हो, या ये दोनों उसको फॉलो करते हो? तो ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं था, तो सिंपल आंसर नो होगा। हालांकि एक्सियम 1 है, लेकिन ये पोस्टुलेट तो कहलाएगा नहीं। पोस्टुलेट और एक्सियम में फ़र्क होता है। एक्सियम 1 जो है ना वो इन दोनों को फॉलो करता है, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि एक्सियम 1 क्या है, ओनली वन लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब क्योंकि ए और बी को हम अगर ज्वाइन कर दें, इस ए और बी को ज्वाइन कर दें तो एक लाइन मिलेगी, और एक लाइन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। तो इस ए और बी वाले लाइन पर बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो ये पॉइंट सी भी होगा। तो पहला वाला तो फॉलो हो रहा है। उसी तरह अगर आप कोई 2 पॉइंट ले लें, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक लाइन मिलेगा। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा, नीचे एक पॉइंट होगा, तो ऐसे 3 पॉइंट मिल जाएंगे ना जो एक ही लाइन पे नहीं होंगे। तो दूसरा वाला भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB
एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, चिंता ना करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इस पे एक और पॉइंट है सी। ठीक है, कहा ना इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब 2 पॉइंट ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, इस तरह से है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से, सोल्यूशन में एक गिवन पार्ट है, हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, यही हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो हम लोग ला देंगे, उसकी चिंता ना करिए। अच्छा बताइए, हमारे पास एक लाइन ए बी दिख रहा है कि नहीं आपको? ये पूरी बड़ी वाली लाइन ए बी है। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है वो 2 लाइन से मिलकर बनी है, एक ए सी वाली लाइन से मिलकर बनी है और एक बी सी वाली लाइन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ए बी होगा वो ए सी प्लस बी सी होगा कि नहीं होगा? देखिए ये ए सी है और ये बी सी है, इन दोनों को जोड़ दें तो ये बड़ा वाला लाइन यानी ए बी मिल जाएगा। इस छोटे वाले लाइन और इस छोटे वाले लाइन को जोड़ दें यानी ए सी और बी सी जोड़ दें तो ये बड़ा वाला लाइन ए बी मिल जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा है कि ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए बी आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है कि ए सी बी सी के इक्वल है, ए सी बी सी के इक्वल है, तो मैं इस बी सी के जगह बताइए वापस ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है, प्लस इस ए सी की जगह ए सी ही रहने देंगे, इधर ए बी आ जाएगा, तो ये ए बी ए सी क्या हो जाएगा 2AC, फिर 2 नीचे ला दीजिए तो ए बी बाई 2 हो जाएगा इजगल टू ए सी। तो अल्टीमेटली मैं इसे घुमा कर लिख दूँ अगर, तो ये हो जाएगा ए सी इजगल टू ए बी बाई 2, और यही तो प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, प्रूफ में क्या करना है, ए सी इजगल टू ए बी बाई 2 है ना, तो मेरा प्रूफ आ चुका है, ईजी था बिल्कुल। 5th क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन 4 में जो पॉइंट सी था उसे मिड पॉइंट कहा जाता है, तो प्रूफ करिए हर लाइन के पास एक ही मिड पॉइंट होता है, 2 मिड पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, देखिएगा कैसे। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 अलग अलग पॉइंट्स थे ए और बी, और मान लेते हैं इस लाइन के पास एक मिड पॉइंट है सी, एक मिड पॉइंट है सी। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर ये सी मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाला पार्ट यानी ए सी जो है वो इक्वल होगा बी सी के, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मिड पॉइंट मतलब आधे आधे हिस्सों में तोड़ देता है, तो ए सी इक्वल होगा बी सी के। कह रहा प्रूफ करिए ना, एक ही को मिड पॉइंट होता है, तो हम लोग मान लेंगे ना इस लाइन के पास 2 मिड पॉइंट है, मान लेंगे। तो लेट अस कंसिडर ए बी हैज़ वन मोर मिड पॉइंट, हम लोग मान लेंगे कि एक और मिड पॉइंट है इसके पास। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ऐसा मानने पर। ठीक है, थोड़ा सा बस पेशेंस बनाइएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ इस वाले पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। मान लिया मैंने एक और इसके पास मिड पॉइंट था, वो है डी। मैंने मान लिया इस लाइन के पास एक और मिड पॉइंट है, वो है डी। अगर डी मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ ये वाली लाइन यानी ए डी इक्वल होगा डी बी के, बताइए। बिल्कुल होगा, ए डी जो है वो डी बी के इक्वल होगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं वापस उस पॉइंट को बना दे रहा हूँ जो मैंने पहले बनाया था। मैंने पॉइंट सी पहले बनाया था, ठीक है। ये दोनों ही मिड पॉइंट हैं, ये दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं, ओके। अच्छा देखिए, ए डी जो है वो ए सी प्लस सी डी है, ए डी जो है वो ए सी प्लस सी डी है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा लाइन ए डी है, तो क्लियरली ए सी जो है और अगर सी डी जो है इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें ये ए डी मिल जाएगा। इस ए सी और इस सी डी को जोड़ दें तो ये बड़ी वाली लाइन ए डी मिल जाएगी। तो वही मैंने लिखा है ए डी की जगह ए सी प्लस सी डी, ठीक है। इस डी बी को मैं तोड़ूंगा, डी बी को मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है।
इस dB को देखिए मैं लिख सकता हूँ, dB को ध्यान से देखिएगा, dB को मैं लिख सकता हूँ BC माइनस CD। लिख सकता हूँ नहीं? ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इस dB क्या है? dB ये वाली लाइन है ना, तो dB को मैं लिख सकता हूँ इस बड़ी वाली लाइन में से इस छोटी वाली लाइन को हटा दें तो हमें dB मिल जाएगा। तो इस dB की जगह मैं लिख रहा हूँ ये बड़ी वाली लाइन यानी BC मैंने लिखा, उसमें माइनस कर दिया ये छोटी वाली लाइन। इस बड़ी वाली लाइन में से इस छोटी वाली लाइन को हटा देंगे तो यही वाली बचेगी ना लाइन, है ना। तो वही मैंने लिखा है BC माइनस CD, मतलब इस dB को मैं BC माइनस CD लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिएगा यहीं पे खेल स्टार्ट होगा। यह है AC प्लस CD इजगल टू BC किसके इक्वल है? देखिए ध्यान से, BC AC के इक्वल है, तो मैं इस BC की जगह AC लिख दे रहा हूँ माइनस CD। ठीक है, अब एक काम करिए, इस AC को उस साइड लेके जाइए और इस CD को इस साइड लेके आइए। तो CD पहले से था, ये वाला CD पहले से था, ये वाला CD, ये वाला जब CD इधर आएगा तो एक और CD हो जाएगा, मतलब 2 CD हो जाएंगे, है ना। तो प्लस CD इजगल टू, यहाँ पे एक AC पहले से था, अब ये AC जब उधर जाएगा तो माइनस AC हो जाएगा। CD प्लस CD क्या हो जाएगा? 2CD इजगल टू AC माइनस AC 0। तो हमें मिला कि 2CD इजगल टू 0। अब इस 2 को अगर नीचे भेज दिया जाए तो ये CD इजगल टू 0/2 हो जाएगा। CD इजगल टू 0/2 मतलब 0, तो CD 0 है। CD 0 इसका मतलब क्या है? ये लाइन 0 सेंटीमीटर की है। CD यही वाली लाइन है ना, ये 0 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब ये 0 सेंटीमीटर की कैसे हो सकती है भाई? नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये C जो है वो D के ऊपर ही होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ C लाइज ओवर D। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि जो D है वो C के ऊपर होगा। ठीक है, CD भाई 0 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, यानी C D के ऊपर रहा होगा तभी तो 0 हो रहा है। ये C जो है वो D के ऊपर रहा होगा, जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तभी ना डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, नहीं तो अगर 2 पॉइंट हैं अलग अलग, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही। एक ही केस में दूरी नहीं हो सकती, जब ये पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाए तभी डिस्टेंस 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है इसका मतलब जो C है वो D के ऊपर होगा, है ना। तो अगर C D के ऊपर है मतलब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओनली 1 पॉइंट या ओनली 1 मिड पॉइंट। आप ही सोचिए, ये जो पॉइंट C है, ये जो पॉइंट C है वो D के ऊपर लाई कर रहा है। जब D के ऊपर लाई करेगा मतलब यहाँ पे होगा, ये जो C है वो यहाँ पे होगा। मैं मिटा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ओके, मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे D है, यहीं पे C भी है, तो एक्चुअली ये 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब जब 1 पॉइंट है इसका मतलब 1 मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं वापस समझा रहा हूँ मैंने क्या माना, क्या हुआ। पहले माना था मैंने कि C मिड पॉइंट है, यहाँ पे C है वो मिड पॉइंट है। अगर C मिड पॉइंट है मतलब ये वाली लेंथ यानी AC, ठीक है, और ये वाली लेंथ यानी BC, ये आपस में इक्वल होंगे। यही मिड पॉइंट का डेफिनेशन होता है। तो मैंने मान लिया कि एक और मिड पॉइंट है। ठीक है, लेट अस कंसिडर AB हैज़ 1 मोर मिड पॉइंट। तो मैंने मान लिया एक और मिड पॉइंट है, वो है D। तो अगर D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस यानी AD इक्वल होगा इस वाले डिस्टेंस यानी DB के, है ना। अब देखिएगा, मैंने AD इक्वल टू DB लिखा क्योंकि D मिड पॉइंट है। ठीक है, तो AD वाला डिस्टेंस DB के इक्वल होगा। इस AD को मैं लिख सकता था AC प्लस CD। क्यों लिख सकता था भाई? बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो C था ना ये पहले यहाँ पे था, है ना, पहले मैंने यहाँ पे माना था। तो इस AD को मैं लिख सकता हूँ AC और CD। मैंने वही लिखा है AC प्लस CD। DB यानी इस वाले डिस्टेंस को मैंने लिखा कि BC में से घटा दीजिए ये वाला, इस बड़े वाले डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को घटा दीजिए तो आपको DB मिल जाएगा। मैंने वही लिखा BC माइनस CD। अब क्योंकि BC जो है वो AC के इक्वल था, BC जो है वो AC के इक्वल था, तो मैंने BC की जगह AC लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इधर उधर भेजा, कट पिट के मुझे मिला CD इजगल टू 0, है ना। मुझे क्या मिला? CD इजगल टू 0, CD इजगल टू 0 मिला मुझे। अगर CD 0 है मतलब ये वाला डिस्टेंस 0 है। ये वाला डिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब ये C D के ऊपर रहा होगा।
तो वही मैंने लिखा है कि C लाइज ओवर D। इसका मतलब अगर ये C अगर D के ऊपर है तो मतलब एक ही मिड पॉइंट है ना, ओनली वन मिड पॉइंट, है ना। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। कह रहा है AC जो है वो BD के इक्वल है। AC मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये यहाँ तक, ये जो है वो BD यानी इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है। तो प्रूफ करिए AB और CD भी आपस में इक्वल होंगे, AB और CD भी आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी है। हमें गिवन है कि जो AC है वो BD के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो AC है ना वो दो लाइन से मिलकर बना है, एक AB और BC से। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ इस AC की जगह AB प्लस BC। सही बात है कि नहीं? अरे भाई, ये जो AC है वो इस AB और इस BC से मिला है, तो AB प्लस BC लिख सकता हूँ ना, तो वही मैंने लिखा AB प्लस BC। अब उसी तरह BD में भी बदलाव लाएंगे। BD मतलब ये पूरा, ये पूरा, और ये दो लाइन से मिलकर बना है, BC और CD। सही बात है। तो मैं इस BD की जगह लिखूंगा BC प्लस CD। इस BC वाले लाइन और इस CD वाले लाइन से मिलकर बना है ना। तो वही मैंने लिखा है BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब देखिए ये BC से ये BC कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू CD। और ये हमें प्रूफ करना था। कितना इजी है, बस आपको इस AC को ब्रेक करना है और इस BD को ब्रेक करना है। AC कैसे ब्रेक होगा? AB और BC में। BD कैसे ब्रेक होगा? BC और CD में। तो मैंने लिखा, फिर BC से BC काट दिया, हमारा आ गया AB बराबर CD। ठीक है, एक लाइन का प्रूफ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पहले देखेंगे एक्सियम 5 होता क्या है। तो एक्सियम 5 क्या था? एक्सियम 5 था, बहुत इजी था। ठीक है, कह रहा था एक्सियम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जैसे सपोज करिए हमारे पास एक स्केल है, 10 सेंटीमीटर की स्केल है। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर की स्केल, ये जो 10 सेंटीमीटर स्केल है वो मैं कह सकता हूँ होल है। होल मतलब पूरा, और इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ, ये छोटा सा हिस्सा है, इसे हम लोग पार्ट कहेंगे। तो कह रहा है जो होल होता है ना वो पार्ट से बड़ा होता है। जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि क्यों इसे यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है। क्योंकि ये हर जगह सही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ठीक है, वो वहाँ पर होल जो होगा वो पार्ट से तो बड़ा ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीज़न दूंगा, बिकॉज दिस एक्सियम इज ट्रू एवरीवेयर। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हर जगह सही रहे। ठीक है, तो ये एक्सियम हर जगह सही है, क्योंकि हर जगह भैया जो बड़ा होगा यानी जो होल होगा वो पार्ट से तो बड़ा ही होगा ना, है ना। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो होल होगा वो पार्ट से बड़ा होगा, इसलिए एक्सियम यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाएगा, क्योंकि दुनिया के हर कोने में ये सही होगा। ठीक है, तो सातों के सातों क्वेश्चन मैंने करा दिए आज। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।